जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जबरन भीड़ में घुसाया ट्रक, लोगों को रौंदा, फिर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। दोस्तों, नए साल के अवसर पर अमेरिका में बहुत बड़ा आतंकी हमला, बताएंगे कैसे। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हमलावर का आईएसआईएस से संबंध की जा रही है जांच। दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे अमेरिका की भारत को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश, मालदीव को लेकर मोदी सरकार पर अमेरिका ने लगा दिया बहुत बड़ा आरोप। दोस्तों, तो वही बताएंगे भारत ने पाकिस्तान में जासूसी एजेंसी रॉ से हत्याएं करवाई हैं। जी हां, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, भारत को लेकर बताएंगे कितनी सच्चाई है इस दावे में। तो उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना पाकिस्तान, बढ़ा दी भारत की बड़ी टेंशन। इस बात से भारत क्यों है टेंशन में, तो सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और नए साल के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को लेकर कौन कौन सी नई योजनाएं बनाई है, हर एक खबर आपको बता रहे हैं। दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और इस नए साल के अवसर पर ये प्रण लेना चाहते हैं कि भारत को निरंतर हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में जबरन भीड़ में घुसाया ट्रक, लोगों को रौंदा, फिर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। दोस्तों, अमेरिका में बहुत बड़े आतंकी हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें, नए साल के दिन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में मातम पसर गया। लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस शहर में बुधवार को एक ट्रक ने भीड़ में घुसकर लोगों को रौंद डाला। घटना में 10 लोगों की मौत हो गई तो कहीं 12 लोगों की मौत की भी जानकारी आ रही है और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। ये घटना न्यू ऑरलियंस के प्रसिद्ध कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट पर हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे, नए साल का जश्न मना रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय अधिकारियों ने घटना को आतंकवादी हमला करार दिया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों ने हमलावर को मार गिराया है। जी हां, स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये घटना जानबूझकर की गई प्रतीत होती है। हमलावर ने न केवल ट्रक से भीड़ को रौंदा, बल्कि इसके बाद उसने हथियार से गोलीबारी भी शुरू कर दी। घटना के बाद घायल लोग जमीन पर पड़े हुए थे, जबकि लोग इधर उधर भाग रहे थे। न्यू ऑरलियंस पुलिस ने घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं हमलावर को पुलिस ने ढेर कर दिया। जी हाँ, वैसे में इस हमले में नया खुलासा ये हुआ है कि हमलावरों का आईएसआईएस से संबंध की जांच की जा रही है कि कहीं ये आईएसआई से इनके संबंध तो नहीं थे। क्या आईएसआईएस ने ये बड़ा हमला, आतंकी हमला तो नहीं करवाया? आपके अनुसार दोस्तों, ये किसने हमला करवाया होगा? लेकिन जो भी नई खबर निकलकर सामने आएगी इससे जुड़ी सबसे पहले आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें, अमेरिका की सबसे बड़ी करतूत, भारत को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची है। दोस्तों, अमेरिका ने मालदीव को लेकर मोदी सरकार पर लगा दिया बड़ा और गंभीर आरोप। जी हां, भारत को बदनाम करने के लिए अमेरिका का एक नया दाव सामने आया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के तख्ता पलट के लिए मालदीव के विपक्षी नेताओं के साथ साजिश रची थी। ये साजिश सितंबर 2023 में मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू हुई, जब उन्होंने भारत से अपनी सेना को मालदीव से बाहर करने की मांग की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साजिश को कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि मालदीव के विधायकों ने मुइजू के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रयास में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें यह दावा किया गया था कि मालदीव के विपक्षी नेताओं ने भारत से $6 मिलियन की मांग की थी, ताकि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के खिलाफ महाभियोग की साजिश रची जा सके। नशीद ने इस दावे को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी गंभीर साजिश की जानकारी नहीं है और भारत कभी भी ऐसी साजिश का समर्थन नहीं करेगा। यानी कि अमेरिका ने जिस प्रकार से ये घनघोर और बेबुनियाद आरोप लगाए, उसी प्रकार से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने इस आरोप को खारिज भी कर दिया, जो अमेरिका की बहुत बड़ी दोगलापन को दर्शाता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? वहीं आपको लगे हाथों बता दे। इतना ही नहीं, दूसरी ओर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी भारत को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान में जासूसी एजेंसी रॉ से हत्याएं करवाई हैं। जी हां, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने कथित तौर पर 2021 के बाद से पाकिस्तान में लगभग आधा दर्जन लोगों को मारने के लिए एक व्यवस्थित हत्या कार्यक्रम को अंजाम दिया। रॉ द्वारा कराई गई योजनाबद्ध 6 ऐसी हत्याएं ठीक उसी तरह थी जिस तरह यूएस और कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को कथित तौर पर मारने या साजिश रचने का अभियान चलाया गया। अखबार ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से कहा कि पाकिस्तान में हत्याएं भारतीय नागरिकों ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के छोटे अपराधियों के गैंग या अफगानिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स द्वारा की गई। रॉ ने कथित तौर पर दुबई में रहने वाले कारोबारियों को बिचौलिए बनाकर इस ऑपरेशन
ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में निगरानी करने, हत्याएं करने और हवाला या अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क के जरिए भुगतान की व्यवस्था के लिए अलग अलग टीमें भी तैनात की थी। यानी कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रॉ ने हवाला रैकेट भी चलाया। ये बड़ा ही अजीबोगरीब है कि भारत में हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कानून है और भारत आए दिन मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करती है, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बता रही है कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसी खुद हवाला रैकेट चला रही थी, जिसके तार दुबई से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें भारत के विदेश मंत्रालय ने आरोपों पर वॉशिंगटन पोस्ट को प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी भारतीय अधिकारियों ने खास हत्याओं में अपनी भूमिका की ना तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है, लेकिन कहा है कि ऐसी हत्याएं आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। नेक्स्ट खबर बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना पाकिस्तान जुलाई में करेगा यूएनएससी की अध्यक्षता। टेंशन में क्यों अपना भारत? जी हाँ, बता दें नए साल के दिन पहले दिन पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी के अस्थायी यानी टेम्परेरी मेंबर के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू कर रहा है। पाकिस्तान को यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता तब मिल रही है जब पूरी दुनिया कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। ये यूएनएससी में पाकिस्तान का 8वां कार्यकाल है। जून में जापान की जगह चुने गए पाकिस्तान ने यूएनएससी में एशिया पैसिफिक की 2 सीटों में से एक पर कब्जा किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी इस मंच का दुरुपयोग करने, अपने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जरूर करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है या फिर जुलाई में इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन उसके पास शक्तियां जो है वो सीमित ही रहेंगी यानी लिमिटेड रहेंगी। पाकिस्तान के पास सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों की तरह वीटो शक्ति नहीं होगी। ऐसे में वो किसी भी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है या फिर उसका विरोध कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को रोक नहीं सकता। ऐसे में भारत को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान को इस शक्तिशाली मंच से हर बार भारत के खिलाफ गलत बयानी करने और प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका जरूर मिल जाएगा और यही भारत के टेंशन का कारण है। इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताइएगा जरूर। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है, जो खुद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है वो शांति दूत बनने वाला है 2 साल के लिए यूएनएससी में। जी हाँ, बड़ा ही अटपटा सा साउंड कर रहा है पाकिस्तान के मेंबरशिप इस यूएनएससी में, लेकिन क्या करें, नियम ही ऐसे हैं। अब आतंकिस्तान भी शांति का ज्ञान पूरी दुनिया को देंगे। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, दिल्ली में फिर गिरफ्त में आए 11 बांग्लादेशी घुसपैठिए। पुलिस ने एफआरआरओ की मदद से उनको भेजा वापस। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए हाल ही में 11 बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस उनके देश भेज दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सभी 11 अवैध नागरिकों को एफआरआरओ बोले तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के माध्यम से वापस बांग्लादेश भेजा गया है। ये कार्रवाई दक्षिण पश्चिम जिले की एंटी स्नैचिंग सेल ने की है, जिसमें 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने में सफलता पाई थी। इस बारे में पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि महिपालपुर में चलाए गए अभियान के दौरान 11 बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के होटलों में ठहरे हुए पाए गए हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें साल 2025 में गुनाहों का होगा हिसाब। बांग्लादेश के टॉप वकील का ऐलान, होगी हसीना की क्या वतन वापसी। बता दें बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। देश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने यह दावा किया है कि वर्ष 2025 मानवाधिकार हनन और अन्य अपराधों के मामलों में न्याय का साल होगा। उनके इस बयान का सीधे सीधे इशारा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके नेतृत्व वाली अवामी लीग के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अभियोजक ने घोषणा की है कि न्याय प्रक्रिया मुख्य भवन में प्रधान न्यायाधीश की सहमति के बाद आरंभ होगी। उन्होंने कहा कि अवामी लीग सरकार द्वारा किए गए सभी अपराधों की जांच और सुनवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। खासकर जुलाई अगस्त में हुए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच जारी है। जी हाँ, तो वहीं बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कतर के प्रधानमंत्री अल थानी से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई, साथ ही हाल की क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई। जयशंकर जी का 2025 में यह पहला राजनयिक दौरा था। वो 3 दिवसीय दौरे पर 30 दिसंबर को कतर पहुंचे थे। जी हाँ, जयशंकर जी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा कि आज दोहा में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अल थानी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। 2025 में ये मेरी पहली कूटनीतिक मुलाकात है। हमारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा बहुत ही उत्पादक रही, साथ ही हाल के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को क्यों सौंपी अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की
लिस्ट। क्या समझौता है इसका कोई कारण या फिर कोई और है वजह, क्या है पूरी बात बता दे। नए साल के दिन पहले दिन भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। 3 दशक से अधिक समय से जारी सिलसिले को बरकरार रखते हुए एक द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों पड़ोसी राष्ट्र ने ये कदम उठाया। दोनों देशों ने न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान बुधवार को किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिस्ट का आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने वाले एक समझौते के प्रावधानों की वजह से किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने इस दौरान एक दूसरे की हिरासत में बंद कैदियों की लिस्ट का भी आदान प्रदान किया। वो हम आपको आगे की खबरों में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, ट्रूडो ने अमेरिका को तेवर दिखाते कि नए साल की शुरुआत ट्रंप को दो टूक कहते हुए कहा कि हल्के में मत लेना डोनाल्ड ट्रंप हमें, क्योंकि हम यानी कनाडा आजाद और मजबूत देश हैं। जी हां, 2025 के पहले दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नागरिकों को नए साल की शुभकामनाएं दी, लेकिन उनके संदेश में एक खास इशारा था जो सीधे तौर पर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनके खिलाफ था। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। हमने आपको वो भी कवर करके खबर बताई थी, जिससे ट्रूडो ने इशारों में नकारते हुए कहा कि कोई भी उनकी बात को हल्के में ना ले, क्योंकि कनाडा एक स्वतंत्र और मजबूत देश है। ट्रूडो ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश भर में काउंटडाउन शुरू हो गया है, चाहे आप घर पर हो या विदेश में हो। 2025 नए अवसरों और चुनौतियों के साथ आएगा, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि हमारा देश मजबूत और आजाद है और हमें इसे अपना घर कहने पर गर्व है। हैप्पी न्यू ईयर कनाडा। तो ये बयान था दोस्तों जस्टिन ट्रूडो का, जो डायरेक्टली जवाब था डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव का। बहरहाल अगली खबर आपको बता दें, जहां तालिबान को घेरने के लिए ताजिकिस्तान से समझौता चाहता है पाकिस्तान। ISI चीफ की अहम बैठक, बदलेगा क्षेत्र का क्या समीकरण, बता दे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान अब ताजिकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बना रहा है। पाकिस्तान की ओर से इसकी कोशिश हो रही है। हालांकि फिलहाल ताजिकिस्तान की सरकार तालिबान के खिलाफ कोई गठबंधन बनाने को उत्सुक नहीं दिखाई दे रही। इस पर चर्चा के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ जनरल मोहम्मद असीम मलिक ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की है। दोस्तों, ET की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान को काउंटर करने के लिए ताजिकिस्तान के साथ साझेदारी चाहता है। ताजिकिस्तान सरकार तालिबान के खिलाफ रहा है, लेकिन काबुल की वर्तमान अफगान सरकार के खिलाफ कोई सुरक्षा गठबंधन बनाने पर आगे बढ़ेगी, यह कहना जल्दबाजी होगी। नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश से बड़ी खबर, जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के एक मामले की आज सुनवाई। इस्कॉन ने न्याय की मांग। जी हां, बांग्लादेश के जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई होगी, यानी आज सुनवाई होगी। उनकी जमानत पर चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी, लेकिन चिन्मय कृष्ण दास के वकील रविंद्र घोष कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती हैं। इस कारण उनके हाजिर होने की संभावना बहुत ही कम है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने न्याय की उम्मीद जताई है। बता दें कि 27 नवंबर को ढाका पुलिस ने चिन्मय कृष्ण दास ढाका से चटगांव जाते वक्त शहजलाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही बता दें, एग्जाम किया पास, फिर भी बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, संगठन ने यूनुस सरकार पर उठा दिए कड़े सवाल। जी हां, बांग्लादेश अल्पसंख्यकों को सताने से बाज नहीं आ रहा। हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन समुदाय यूनुस सरकार की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। 43वीं सिविल सेवा यानी BCS भर्ती में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दरकिनार करके जारी किया गया बजट सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को उजागर करता है। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन एक्स परिषद ने 30 दिसंबर को जारी गजट को तत्काल रद्द करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि इस गजट में 168 उम्मीदवारों को बाहर किया गया है, जिनमें 71 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से है। इसे धार्मिक घृणा और भेदभावपूर्ण मानसिकता का सीधा उदाहरण बताया गया है। दोस्तों, वही बता दें, जो मालदीव ने भारत के साथ किया, वही अब अफ्रीकी देश फ्रांस के साथ कर रहा। जी हां, आर्मी को देश छोड़ने का दे दिया आदेश। दरअसल मालदीव हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, लेकिन सत्ता बदलते ही वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत के खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि भारत के जो सैनिक वर्षों से मालदीव की धरती पर थे, उन्हीं की रक्षा करने के लिए तो उन्हें ही देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। अब कुछ ऐसा ही कदम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट ने लिया है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति ने दशकों से मौजूद फ्रांस के सैनिकों को तुरंत के तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। नए साल पर देश के नाम संबोधन में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा ने कहा कि हमने फ्रांस के सैनिकों को देश से निकल जाने के लिए कहा है। फ्रांसीसी सैनिक इसी महीने देश छोड़ कर चले जाएंगे। आबिद जान के पोर्ट बोइड में 43वीं बीमा समुद्री पैदल सेना बटालियन तैनात है। इन्हें जनवरी के आखिर तक फ्रांस को सौंप दिया जाएगा। ओटारा ने कहा कि हम अपनी सेना पर गर्व कर सकते हैं, हम उसे आधुनिक बना चुके हैं, इसीलिए हमें अब अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस के सेना की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, वहीं बता दें, अब दुश्मनों की खैर नहीं, नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। जी हां, भारतीय नौसेना में 15 जनवरी को स्वदेश निर्मित 2
युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल किया जाएगा। इससे बल की समग्र प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि तीनों प्लेटफॉर्म निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी और पनडुब्बी वागशीर नवीनतम हथियारों और सेंसरों से लैस है। युद्धपोत और पनडुब्बी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में सेवा में शामिल किया जाएगा। दोनों युद्धपोतों में महिला अधिकारियों और नाविकों की एक बड़ी संख्या के लिहाज से विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जो कि भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू भूमिकाओं में लैंगिक समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों के अनुरूप है। दोस्तों, ऐसे में नौसेना की युद्ध क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, साथ ही साथ बता दें पाकिस्तान में चल रही धर्मांतरण की बड़ी फैक्ट्री आखिर कैसे हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा है शिकार, दरअसल अपहरण, धर्मांतरण, जबरन निकाह। पाकिस्तान में हिंदू होना ही क्या गुनाह है? क्या पाकिस्तान में घटती जा रही हिंदू आबादी, पाकिस्तान में हिंदू बेटियां खतरे में, पाकिस्तान में हिंदू असुरक्षित है, ऐसा वो तमाम हिंदू एक्टिविस्ट कह रहे हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काम कर रहे हैं या फिर आवाज उठा रहे हैं। 19 दिसंबर 2024 काशमोर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जिले से आशा नाम की हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। आरोप मियां मिट्टू पर है। मियां मिट्टू पाकिस्तान के कन्वर्जन फैक्ट्री का मास्टरमाइंड है, जिसने कई बार कबूला है कि उसने हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। मियां मिट्टू पाकिस्तान में हिंदू बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराने वाला कुख्यात मौलवी है और इस पर अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि खुलेआम पता है सबको कि ये धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा है पाकिस्तान में। दोस्तों, वहीं बता दें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मेमोरियल को लेकर सरकार ने की परिवार से चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मेमोरियल को लेकर सरकार ने उनके परिवार से चर्चा की। उनके परिवार को कुछ विकल्प भी दिए हैं, जिसमें स्मृति स्थल का भी विकल्प है। हालांकि इसके लिए ट्रस्ट बनाना जरूरी है। भारत में धार्मिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का गुरुवार को निधन हो गया था। वो 92 साल के थे। सिंह ने देश के वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किया था। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान मॉरिशस समेत कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। वहीं बता दें भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा अल्टीमेटम, कहा मछुआरों और कैदियों को फौरन रिहा करो। जी हाँ, 183 भारतीयों को तुरंत रिहा करे पाकिस्तान। दोस्तों, भारत ने बुधवार को पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो 183 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों को फौरन रिहा करे जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से ये भी अनुरोध किया है कि उनकी जेलों में बंद 18 अन्य भारतीय नागरिकों और मछुआरों को तुरंत काउंसलर एक्सेस प्रदान करे जिनके बारे में ये माना जाता है कि वे भारतीय हैं। भारत ने यह अपील दोनों मुल्कों द्वारा नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों के लिस्ट का आदान प्रदान किए जाने की बात की। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान से अनुरोध किया गया है कि वो सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले नागरिक कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जब तक कि उनकी रिहाई और वतन वापसी नहीं हो जाती। इसके अलावा पाकिस्तान से कहा गया है कि वो उसकी हिरासत में मौजूद 18 नागरिक कैदियों और मछुआरों को तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान करे। वहीं बता दें पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व सीएम को सुनाई 34 साल की सजा, ठोक दिया 6 लाख का जुर्माना। आखिर किस मामले में जाएंगे ये जेल, बता दें पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मंगलवार को गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान को 34 साल जेल की सजा सुनाई। उन पर इलाके की सुरक्षा एजेंसियों को धमकी देने का आरोप था। जुलाई 2024 में एक विरोध प्रदर्शन के बाद खुर्शीद के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे। इसी दौरान उन पर धमकी भरा भाषण देने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत संख्या 1 ने अपने फैसले में ये बात कही। वही बता दें आतंकी हमलों से फिर थर्राया पाकिस्तान, अलग अलग घटनाओं में 3 लोग मारे गए। जी हाँ, पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिम में बुधवार को अलग अलग 3 आतंकी घटनाओं में एक बच्चे सहित कम से कम 3 लोग मारे गए जबकि 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रात 1 बजे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जिले के दरबान इलाके की एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। खबर यह है कि इस घटना में पुलिस के एक कांस्टेबल और एक मजदूर की मौत हो गई तथा 2 अन्य घायल हो गए। वहीं बता दें यूनाइटेड अरब अमीरात विमान हादसे में भारतीय मूल के डॉक्टर सहित 2 लोगों की हुई थी मौत। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा, जी हाँ, यूएई के रास अल खैमा तट पर रविवार को हुए विमान हादसे में एक भारतीय मूल के डॉक्टर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस दुर्घटना में पायलट और सह पायलट दोनों की मौत हो गई है। बता दें कि यह विमान हादसा तब हुआ जब सुलेमान अल मजीद एक पाकिस्तानी महिला के साथ विमान में सह पायलट थे। वहीं बता दें पूजा स्थल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी की याचिका आज होगी सुनवाई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग संबंधित AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। ये कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखने के लिए कहता है जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख एवं सांसद ओवैसी ने वकील फुजैल अहमद अयूबी के माध्यम से 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। तो वहीं आपको बता दें सिर्फ गर्व से ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, पंजाबी सिंगर
सिंगर दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करके क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। दरअसल पंजाबी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। इस मुलाकात में दिलजीत की मेहनत और उनके योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने दिलजीत की सराहना करते हुए कहा कि जब भारत के गांव का एक लड़का अपनी लगन और मेहनत से देश और दुनिया में नाम कमाता है तो गर्व महसूस होता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा है और आप सचमुच लोगों के दिल जीतते ही जा रहे हैं। उधर आपको बता दें, प्रचंड ठंड में गर्मा रहा किसान आंदोलन। हरियाणा में महापंचायत के बाद 9 जनवरी को भी एक्शन। जी हां, पूरे उत्तर भारत में ठंड लगातार प्रचंड होती जा रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन इसी मौसम में गर्मा रहा है। 4 जनवरी को हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना में किसानों की महापंचायत है। इस महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान मौजूद रह सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान रहेंगे। इस मीटिंग में पश्चिम यूपी में ताकत रखने वाली भारतीय किसान यूनियन का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। इस मीटिंग से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए भी एक मीटिंग करनाल में हुई। जी हां, वही बता दें, सीएम आतिशी ने बड़ा दावा किया है कि हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है भाजपा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। एक धार्मिक समिति है जो मंदिरों को शिफ्ट करने या उन्हें तोड़ने के बारे में फैसला लेती है। ये दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अधीन आती है। पिछले साल तक इस समिति के सभी फैसले पहले गृह मंत्री के सामने रखे जाते थे और उनकी मंजूरी के बाद ही कोई कार्रवाई की जाती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ना कानून व्यवस्था का मामला है और इसीलिए यह दिल्ली एलजी के अधीन आता है और इसलिए दिल्ली के सीएम या गृह मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आतिशी लगातार भाजपा पर वार करते दिखाई दे रही है। हालांकि विपक्ष का जो काम होता है दोस्तों, बेवजह सरकार को बिना किसी मुद्दे पर घेरना, वैसा ही करते दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। इस पर आपकी क्या राय है, वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार का किसानों को नए साल पर बड़ा तोहफा, खाद पर ज्यादा सब्सिडी, फसल बीमा योजना पर भी बहुत बड़ी सौगात। जी हां, नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। डीएपी बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी। 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत उन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है। जी हां, तो उधर ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक और फैसला लेते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट के फैसले के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी गई है। 4 करोड़ किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें, अयोध्या, काशी, जगन्नाथ पुरी और भी कई जगहों पर हर तरफ दिखी न्यू ईयर की धूम। 2025 के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़। जी हां, नए साल की शुरुआत के साथ ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने नए साल का स्वागत, पूजा अर्चना और भगवान का आशीर्वाद लेकर किया। प्रसिद्ध मंदिरों जैसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ, जयपुर के गोविंद देव जी, ओडिशा के जगन्नाथपुरी और दिल्ली के कालका जी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लग गई। पर्यटकों के मामले में अयोध्या ने आगरा को पीछे छोड़ दिया है। देश के बड़े मंदिरों में नए साल के मौके पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। वर्ष 2025 की पहली तारीख पर भारत के लोगों ने मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करने का एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि आपने न्यू ईयर कैसे एंजॉय किया, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताते हुए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।